इंटरनेशनल सोशल मीडिया पटेल प्रहलाद भाई वर्ल्ड न्यूज। नमस्कार। वर्ल्ड न्यूज में आज भारतीय मूल की अमेरिकी एस्ट्रोनॉट सुनीता विलियम्स की धरती पर वापसी हो गई है। अंतरिक्ष में 9 महीने 14 दिन गुजारने के बाद इनकी वापसी हुई। सुनीता विलियम्स की वापसी को दुनिया में उत्साह के साथ देखा जा रहा है। इसे नासा की बड़ी उपलब्धि माना जा रहा है। लेकिन स्पेसक्राफ्ट की लैंडिंग के दौरान एक वक्त ऐसा भी आया जब यान से नासा का संपर्क टूट गया। सबकी सांसें अटक गई। लेकिन आखिरकार सभी परेशानियों से जूझते हुए स्पेसक्राफ्ट की सुरक्षित लैंडिंग हो गई। तो धरती पर सुनीता विलियम्स की चुनौतीपूर्ण वापसी पर हम करेंगे विस्तार से चर्चा। लेकिन आइए जरा उन खबरों को भी देख लें जिन पर आगे होगी बात। रूस यूक्रेन युद्ध विराम पर अमेरिकी राष्ट्रपति ट्रंप की रूसी राष्ट्रपति से बात। पुतिन ने 30 दिनों तक हमला नहीं करने पर जताई सहमति। रूस ने की यूक्रेन को सैन्य सहायता रोकने की मांग। बलूचों के हाथों शर्मिंदगी के बाद शहबाज सरकार पर बरसे पाकिस्तानी आर्मी चीफ। पाकिस्तान को एक हार्ड स्टेट बनाने की अपील। बेहतर शासन और एकता पर दिया जोर। और चलते चलते में देखेंगे कैसे ली गई थी पूर्व अमेरिकी राष्ट्रपति जॉन एफ कैनेडी की जान। 60 साल बाद होगा पर्दाफाश। तो भारतीय मूल की अमेरिकी एस्ट्रोनॉट सुनीता विलियम्स की धरती पर वापसी किसी फिल्मी रोमांच से कम नहीं रही। पूरे 9 महीने 14 दिन बाद उनकी घर वापसी हुई। लेकिन यह सफर इतना आसान नहीं था। इसके बावजूद सभी चुनौतियों को पार करते हुए स्पेसएक्स के ड्रैगन स्पेसक्राफ्ट में नासा एस्ट्रोनॉट सुनीता विलियम्स और उनके साथी बुच विल्मोर की पृथ्वी पर सुरक्षित वापसी हो गई है। उनके साथ क्रू9 के 2 और एस्ट्रोनॉट अमेरिका के निक हेग और रूस के अलेक्जेंडर गोर्बुनोव भी शामिल हैं। इसे एक बड़ी उपलब्धि के तौर पर देखा जा रहा है। नासा के वैज्ञानिकों से लेकर पूरी दुनिया में खुशी की लहर दौड़ गई है। अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने कहा कि वादा पूरा किया, तो हिंदुस्तान के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने भी उनका धरती पर स्वागत करते हुए कहा कि धरती ने आपको मिस किया। अंतरिक्ष यात्रियों को लेकर ड्रैगन स्पेसक्राफ्ट हिंदुस्तान के समयानुसार 19 मार्च की सुबह 3:27 पर फ्लोरिडा के तट पर लैंड हुआ। और जैसा कि नासा ने पहले ही बताया था कि ड्रैगन कैप्सूल के अलग होने से लेकर समुद्र में लैंडिंग तक उनकी वापसी में करीब 17 घंटे लगेंगे। ठीक वैसा ही हुआ। हालांकि इस दौरान एक वक्त ऐसा भी आया जब मिशन नियंत्रकों का अंतरिक्ष यात्रियों को वापस ला रहे क्रू ड्रैगन कैप्सूल से संपर्क टूट गया। लेकिन 7 मिनट के ब्लैकआउट के बाद तड़के लगभग 3:20 पर स्पेसक्राफ्ट से संपर्क दोबारा बहाल हुआ। ये वक्त किसी भी स्पेसक्राफ्ट के पृथ्वी के वायुमंडल में प्रवेश के लिए बहुत निर्णायक होता है, क्योंकि इस दौरान तापमान सामान्य से बहुत ज्यादा होने के कारण स्पेसक्राफ्ट के क्रैश होने की संभावना बढ़ जाती है। 2003 में जब कल्पना चावला अंतरिक्ष से लौट रही थी, तब भी कुछ ऐसा ही हुआ था और उनका यान क्रैश हो गया था। और ये ब्लैकआउट हर अंतरिक्ष यान के साथ होना तय है, क्योंकि जैसे ही अंतरिक्ष यान पृथ्वी के घने वायुमंडल में प्रवेश करता है, उस पर भारी दबाव और घर्षण पैदा होता है, जिससे विमान का बाहरी हिस्सा करीब 1926 डिग्री सेल्सियस तक गर्म हो जाता है। गर्मी के कारण कैप्सूल के बाहर प्लाज्मा बन जाता है, जिससे 10 मिनट तक संचार बाधित हो सकता है। नासा एस्ट्रोनॉट वुडी होबर्ग ने इसे लेकर बताया कि अंतरिक्ष यान पर मौजूद अंतरिक्ष यात्री इस पल का इंतजार कर रहे थे। वे पूरी तरह से शांत रहे। अंतरिक्ष यान के बाहरी हिस्से पर सुरक्षात्मक हीट शील्ड लगी होती है और जैसे ही वायुमंडल में यान दोबारा प्रवेश करता है, उसके अंदरूनी हिस्से को ठंडा किया जाता है, जिससे यात्रियों को सामान्य तापमान पर रखा जा सके। और इस बार भी इस मिशन में तैनात सभी यात्री इसके लिए पहले से ही तैयार थे। इस चुनौती को पार करते हुए स्पेसक्राफ्ट ने सफलतापूर्वक समुद्र में लैंडिंग की और जैसे ही ड्रैगन कैप्सूल लैंड हुआ, रिकवरी टीम यान को बाहर निकालने पहुंची। उस दौरान डॉल्फिन्स का झुंड कैप्सूल के चारों ओर तैरता नजर आया। इस मंजर ने सबका दिल जीत लिया, मानो वो भी इनके स्वागत में पहुंचे हो। नासा के रिकवरी वेसल ने कैप्सूल को पानी से बाहर निकाला और बड़ी ही सावधानी के साथ उसके साइड हैच को पहली बार सितंबर के बाद खोला गया। रिकवरी क्रू कैमरे के साथ अंदर गया तो एस्ट्रोनॉट्स ने हाथ हिलाकर अभिवादन किया। सबसे पहले क्रू कमांडर निक हेग को स्ट्रेचर पर बाहर लाया गया। उनके बाद अलेक्जेंडर गोर्बुनोव, फिर सुनीता विलियम्स और सबसे आखिर में क्रू9 के चौथे एस्ट्रोनॉट बुच विल्मोर को बाहर लाया गया। इसके बाद यात्रियों को तुरंत ह्यूस्टन भेजा गया, जहां वे 45 दिनों की देखभाल और पुनर्वास की प्रक्रिया से गुजरेंगे। आपको बता दें कि सुनीता विलियम्स और बुच विल्मोर बोइंग और नासा के 8 दिन के ज्वाइंट क्रू फ्लाइट टेस्ट मिशन पर गए थे, लेकिन यान में तकनीकी खराबी के कारण उनकी वापसी अटक गई और अब 286 दिन अंतरिक्ष में बिताने के बाद उन्होंने धरती की ताजा हवा में एक बार फिर सांस ली है।
लेकिन अंतरिक्ष में इतना लंबा समय बिताने के बाद उनके स्वास्थ्य पर इसका गहरा प्रभाव पड़ सकता है, जिसमें हड्डियों और मांसपेशियों का कमजोर होना, पफी हेड बर्ड लेग सिंड्रोम समेत मानसिक स्वास्थ्य पर असर पड़ना भी शामिल है। इन सब से उबरने में उन्हें काफी वक्त लग सकता है। और अब बढ़ते हैं अगली खबर की तरफ, जहां हम बात करेंगे रूस यूक्रेन के बीच युद्ध विराम की। तो रूस और यूक्रेन के बीच करीब 3 साल से चल रही जंग अब थमती दिख रही है। अमेरिका के राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप और रूसी राष्ट्रपति व्लादिमीर पुतिन के बीच हुई बातचीत में युद्ध विराम को लेकर आगे बढ़ने की बात हुई है। रूस ने यूक्रेन में ऊर्जा और बुनियादी ढांचे पर 30 दिन तक हमले रोकने का भरोसा दिया है। इस बातचीत के बाद राष्ट्रपति ट्रंप ने सोशल मीडिया पर एक पोस्ट किया, जिसमें उन्होंने कहा कि रूस के राष्ट्रपति पुतिन के साथ मेरी फोन पर बातचीत बहुत अच्छी और प्रोडक्टिव रही। शांति के लिए अनुबंध के कई तत्वों पर चर्चा की गई, जिसमें यह तथ्य भी शामिल है कि हजारों सैनिक मारे जा रहे हैं और राष्ट्रपति पुतिन और राष्ट्रपति जेलेंस्की दोनों इसे समाप्त होते देखना चाहते हैं। राष्ट्रपति पुतिन सभी ऊर्जा और बुनियादी ढांचे पर तत्काल युद्ध विराम पर सहमत हुए हैं। हम पूर्ण युद्ध विराम के लिए तेजी से काम करेंगे और इस बहुत भयानक युद्ध को समाप्त करेंगे। अगर मैं राष्ट्रपति होता तो ये युद्ध कभी शुरू ही नहीं होता। बता दें कि दोनों नेताओं के बीच फोन पर करीब 3 घंटे तक बात हुई। इसके बाद रूसी राष्ट्रपति के कार्यालय क्रेमलिन की तरफ से भी बयान जारी किया गया। दरअसल रूस का कहना था कि सीमित समय के युद्ध विराम का कोई फायदा नहीं होगा, उल्टा यूक्रेन इस समय का उपयोग अपनी सैन्य तैयारी में करेगा। इसलिए बात लंबे समय तक की शांति के लिए होनी चाहिए। इसके लिए यह शर्त भी थी कि यूक्रेन को नाटो में शामिल नहीं किया जाए। साथ ही यूक्रेन के जिन हिस्सों पर रूस का नियंत्रण है उसे रूसी क्षेत्र के रूप में मान्यता दी जाए। डोनाल्ड ट्रंप ने भी यूक्रेन से युद्ध विराम को लेकर कहा था कि लंबे समय से जिस क्षेत्र में रूस का नियंत्रण है उस पर अब यूक्रेन को अपना दावा छोड़ना होगा। फिलहाल 3 दिनों तक ऊर्जा और बुनियादी ढांचे पर हमला नहीं करने पर दोनों देश सहमत हुए हैं। इससे आगे की बातचीत का रास्ता खुलता जरूर दिखाई दे रहा है। और अब अगली खबर में बात पाकिस्तान की। तो पाकिस्तान के आर्मी चीफ इस वक्त गुस्से में दिखाई दे रहे हैं। ये गुस्सा वैसे तो बलूच विद्रोहियों के खिलाफ होना चाहिए, जिन्होंने पाकिस्तान की सेना की नींद उड़ा दी है, लेकिन आर्मी चीफ का गुस्सा अपनी सरकार पर ही भड़क उठा है। दरअसल पाकिस्तान की आर्मी इस वक्त संकट में दिख रही है। बलूच विद्रोही लगातार उसे निशाना बना रहे हैं और हाल ही में बलूच लिबरेशन आर्मी ने ट्रेन हाईजैक कर ली थी, जिसमें 214 लोगों की जान लेने का दावा बीएलए की तरफ से किया गया था। इसके बाद पाकिस्तानी आर्मी के एक काफिले को निशाना बनाया गया, जिसमें बीएलए ने 90 सैनिकों की जान लेने का दावा किया था। बीएलए के लगातार हो रहे इन हमलों के चलते पाकिस्तान आर्मी चीफ जनरल असीम मुनीर अब अपनी ही सरकार पर बरस गए। पाकिस्तानी आर्मी चीफ ने राष्ट्रीय सुरक्षा पर संसद की समिति की एक उच्च स्तरीय बैठक के दौरान शहबाज सरकार को जमकर सुनाया। उन्होंने पीएम शहबाज शरीफ से शासन को सुधारने के लिए कहा। आर्मी चीफ ने कहा कि सख्त देश नहीं होने की वजह से लोगों को अपनी जानें गंवानी पड़ रही हैं। आपको बता दें कि इस बैठक को नेशनल असेंबली के स्पीकर अयाज सादिक ने बुलाया था। इसमें पीएम शहबाज शरीफ से लेकर ज्यादातर पार्टियों के बड़े नेता मौजूद थे, लेकिन इमरान खान की पार्टी पीटीआई ने इसका बहिष्कार किया। बैठक में पाकिस्तान के आर्मी चीफ ने अपनी सरकार को संदेश देते हुए कहा कि हमें अपने राजनीतिक और व्यक्तिगत हितों से ऊपर उठकर पाकिस्तान की सुरक्षा के लिए एक स्वर में काम करना होगा। अफगानिस्तान समर्थित उग्रवाद से लड़ना पाकिस्तान के लिए अस्तित्व का खतरा है। उग्रवाद के खिलाफ जंग देश के अस्तित्व को बचाने के लिए है। सख्त देश नहीं होने की वजह से लोगों को अपनी जान गंवानी पड़ रही है। शासन में इस खाई को कब तक पाकिस्तानी सेना और उसके सैनिकों के खून से भरा जाता रहेगा। सेना प्रमुख ने सीधे सीधे पाकिस्तान की सरकार पर शासन व्यवस्था को सही तरीके से नहीं चलाने के आरोप लगा दिए। इसके साथ ही उन्होंने ये भी दावा कर दिया कि पाकिस्तान की सेना मुल्क की हिफाजत के लिए हमेशा तैयार है। जो लोग ये समझते हैं कि वे आतंकवाद के जरिए पाकिस्तान को कमजोर कर सकते हैं, उन्हें ये जानना चाहिए कि हम एकजुट हैं और न केवल उन्हें हराएंगे बल्कि उनकी मदद करने वालों को भी हराएंगे। इससे पहले पाकिस्तान सरकार ने भी हिंदुस्तान और अफगानिस्तान पर आरोप लगाया था कि उन्होंने बलूच लिबरेशन आर्मी को इस हमले में मदद दी। हालांकि हिंदुस्तान ने सभी आरोपों को खारिज कर दिया था। और अब चलते चलते में देखेंगे कैसे गई थी अमेरिका के 35वें राष्ट्रपति जॉन एफ कैनेडी की जान। खुला बड़ा राज। तो जॉन एफ कैनेडी ने 1961 में अमेरिका के राष्ट्रपति का पदभार संभाला था। जिस समय वो राष्ट्रपति चुने गए थे तब उनकी उम्र मात्र 44 साल की थी। वो अमेरिका के राष्ट्रपति बनने वाले सबसे युवा नेता थे, लेकिन राष्ट्रपति बनने के 2 साल बाद ही 22 नवंबर 1963 को टेक्सास के डलास शहर में उन्हें गोली मार दी गई, जिससे उनकी जान चली गई। ये घटना इतिहास के फाइलों में बंद होकर रह गई, लेकिन इससे जुड़े सवाल कभी खत्म नहीं हुए।
राष्ट्रपति की जान किसने ली थी? क्या इसमें सिर्फ एक हमलावर ली हार्वे ओसवाल्ड शामिल था, या सीआईए और विदेशी खुफिया एजेंसियों की मदद से यह हमला हुआ था, या कैनेडी की अपनी ही सरकार से जुड़े लोगों ने उनके खिलाफ साजिश की? इन सब सवालों के जवाब आज भी अंधेरे में है। और अब अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप के फैसले से इस गुत्थी के सुलझने की उम्मीद लगाई जा रही है। डोनाल्ड ट्रंप के आदेश के बाद पूर्व राष्ट्रपति की जान लेने के मामले से जुड़ी सभी फाइल्स को सार्वजनिक कर दिया गया है। इससे पहले भी डोनाल्ड ट्रंप ने अपने वादे को पूरा करते हुए कैनेडी से जुड़ी सभी गोपनीय फाइलों को खोलने के आदेश पर दस्तखत किए थे। ट्रंप की राष्ट्रीय खुफिया निदेशक तुलसी गबार्ड ने मंगलवार को सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म एक्स पर एक पोस्ट में रिकॉर्ड्स को जारी करने के लिए एक लिंक शेयर किया। गबार्ड के कार्यालय के एक बयान के मुताबिक जॉन एफ कैनेडी केस के लगभग 80,000 पेजों के रिकॉर्ड को बिना संशोधन के प्रकाशित किया गया है। इस बयान में कहा गया कि अदालत के फैसले या आंतरिक राजस्व कानून के अधीन रखे गए अन्य दस्तावेजों को रिलीज करने में तेजी लाने के लिए भी न्याय विभाग के साथ काम किया जा रहा है। नारा वेबसाइट के मुताबिक इस मामले से जुड़े रिकॉर्ड में 6 लाख से ज्यादा पन्नों के दस्तावेज, फोटो, मोशन पिक्चर, साउंड रिकॉर्डिंग और कलाकृतियां शामिल है। 22 नवंबर 1963 को जॉन एफ कैनेडी की जान उस वक्त ली गई थी जब वे टेक्सास के डलास में राष्ट्रपति पद के लिए चुने गए लोगों के काफिले में सवार थे। उनके साथ उनकी पत्नी जैकलिन कैनेडी, टेक्सास के गवर्नर जॉन कोनली और कोनली की पत्नी नेली भी थी। उस दौरान उपराष्ट्रपति लिंडन जॉनसन और उनकी पत्नी लेडी बर्ड जॉनसन भी उसी काफिले का हिस्सा थे जो राष्ट्रपति की कार से सिर्फ 2 कार पीछे थे। जब कैनेडी का काफिला डाउनटाउन रूट को पूरा करने वाला था, तभी टेक्सास स्कूल बुक डिपॉजिटरी से गोलियों की आवाजें सुनाई दी। जॉन एफ कैनेडी को पूर्व अमेरिकी मरीन सैनिक ली हार्वे ओसवाल्ड ने गोली मारी थी। इसके बाद कैनेडी को पार्कलैंड अस्पताल ले जाया गया, जहां उन्हें मृत घोषित कर दिया गया। 24 वर्षीय ली हार्वे ओसवाल्ड को तुरंत गिरफ्तार कर लिया गया था और इसके 2 दिन बाद उस पर मुकदमा शुरू होने से पहले ही जेल लाते समय नाइट क्लब के मालिक जैक रूबी ने ओसवाल्ड को गोली मार दी, जिससे उसकी भी जान चली गई। इसके अगले साल राष्ट्रपति लिंडन बी जॉनसन ने इस पूरी घटना की जांच के लिए वॉरेन आयोग की स्थापना की और जांच पूरी होने के बाद निष्कर्ष ये निकला कि जान लेने वाला ओसवाल्ड अकेला ही था और इस साजिश का कोई भी सबूत नहीं मिला। तो आज इस वर्ल्ड बुलेटिन में इतना ही।